सो हेलो एंड वेलकम दिस साइड योर विजय। थर्ड वीडियो का थर्ड पार्ट यानी कि ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है और अभी आप लोगों ने पार्ट थर्ड देख रहे हैं। इट मीन्स आपने पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखा होगा। वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर चीज़ें और डीपली अब समझाने की कोशिश करी जा रही है और देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या है। देखो यहाँ पे मोहनजोदारो एक ऐसा टाउन प्लानिंग बोला जाता है कि जो पूरे की पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत अच्छा प्लेस माना जाता है, जिसकी टाउन प्लानिंग को द्वारका, सत्य निकेतन, मुंबई ऐसे जो वेल सेटल्ड प्लान प्लेसेस हैं उनके कंपैरिजन में मोहनजोदारो उस टाइम पे कुछ ऐसा ही था। बहुत सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो मैं थोड़ा सा बेसिक और बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को कुछ बेसिक बातें भी समझ में आ सके। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जितनी भी सिविलाइजेशन बसी थी वो नदियों के आसपास ही बसी थी और या तो उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों के आसपास बसी थी। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा एक जगह थी और सिंधु घाटी सभ्यता से इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंध नदी के पास ही बसी हुई थी। लेकिन जब बहुत सारे सेटलमेंट्स को ढूंढा गया, याद रखना बहुत सारी जब बस्तियों को ढूंढा गया था, बस्तियों को बहुत सारे सेटलमेंट्स को जब ढूंढा गया था तो उनमें से हमें एक मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदारो वो भी एक सेटलमेंट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सभी सेटलमेंट में से यानी कि बस्तियों में से हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदारो उनमें से एक थी जो सबसे अच्छी और सबसे बारीकी टाउन प्लानिंग के नाम से जानी जाती है। आपने इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना है। और दूसरी बात ये कि हर एक सेटलमेंट किसी दूसरी नदी पे सिचुएटेड है, यानी कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा वो भी किसी और नदी पे ही सिचुएटेड है और जोदारो, जोदड़ो जो भी बोलते हैं, ये भी किसी और नदी के आसपास सिचुएटेड है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था, तो आप लोगों को इतना पता ज़रूर होना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी नदियों के पास सिचुएटेड है। अब ये तो था थोड़ा सा बेसिक बताना। अब अगर आप सभी साइट्स में से मोहनजोदारो की साइड को देखते हो तो उसकी टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी थी, जो एनसीईआरटी में इतना बारीकी से और इतना सही तरीके से बताया हुआ है, जो यूपीएससी का बच्चा पेपर लिखेगा ना तो उसको काफ़ी बेसिक समझ में आएगा कि लिखने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। जो कंटेंट एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ बहुत जेन्युइन है। तो दोस्तों, अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो सभी इंपॉर्टेंट साइट्स में से मोहनजोदारो एक साइट थी जो बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग के नाम से जानी जाती थी। अब इसकी खासियत देखिए क्या है। सबसे पहली बात, अभी रिसेंटली एक कोई नया हिस्टोरियन है, उसने एआई की मदद से हड़प्पा को रिक्रिएट करने की कोशिश करी हुई है। ज़रूर देखिएगा, इंटरनेट पे बहुत ही वीडियो वायरल हो रही है, बहुत ही इमेजेस वायरल हो रही है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे के पूरे जहाँ जितना भी सेटलमेंट हमें मोहनजोदारो के अंदर मिला उसमें हमें दो ही चीज़ देखने को मिली। एक तो हमें सिटाडेल देखने को मिला। सिटाडेल बोले तो ये एक दुर्ग है जो थोड़ा सा हाइट पे है। जैसे कि एक होता है ना स्लम बस्तियों में और एक ऑर्गेनाइज बस्तियों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो सेम ऐसा ही उस टाइम पीरियड में मोहनजोदारो के अंदर हमें देखने को मिला था कि एक थोड़ा हाइट पे उभरा हुआ प्लेस था और पूरी तरीके से उसकी आप एंट्री देख सकते हो, पूरी तरीके से सही तरीके से फोर्टिफिकेशन थी। उसकी एंट्री एक ही जगह से हो सकती थी और वो भी पासेस होते थे जिनके पास सिर्फ वही उसमें एंट्री कर सकते थे। जैसे आपने आसपास अपनी कॉलोनी में देखा होगा कि बाहर के जो लोग हैं जो उस कॉलोनी से बिलोंग नहीं रखते हैं, उनको एंट्री कराने के लिए एक पास दिखाना पड़ता है ना। तो सेम वो जो मोहरें बनाई गई थी, जो सील्स बनाई गई थी, वो एक एंट्री पासेस की तरह इस्तेमाल की जाती थी और ये मोहनजोदारो और ऋतिक रोशन की मूवी में भी दिखाया गया है। तो सिटाडेल की खासियत हमने समझ ली। उसके बाद लोअर टाउन, आप देख सकते हो निचला शहर बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि लोअर टाउन को कवर नहीं करा गया हुआ है, लोअर टाउन को कवर किया गया है। और उसके साथ साथ इस लोअर टाउन की खासियत ये थी कि इसकी जो मेन सड़क थी ना वो रेक्टेंगुलर शेप में 90 डिग्री के कोण पे काटते थे ये लोग। और उसके बाद हर बस्तियाँ जो बसी हुई थी उनके अपने खुद के कुएं थे, अपने खुद के बाथरूम थे, ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हम देख सकते थे। ये चीज़ें हमें लोअर टाउन के अंदर देखने को मिली थी। ऐसा नहीं कि लोअर टाउन बुरा है, लेकिन अपर टाउन के कंपैरिजन में लोअर टाउन में ज़्यादा बस्तियाँ थी और ये निचले स्तर पे बसी हुई थी, इसलिए से निचला शहर बोला गया। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि यहाँ पे जो अपर टाउन था, इस अपर टाउन के अंदर अगर आप देखें तो मेन चीज़ें जैसे कि स्नान घर है,
उसके बाद भोजन, जो बहुत जगह ग्रेनरीज होती थी, जो सिस्टम इकट्ठा होता था वहीं रखा जाता था, और भी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो बताई गई है। अब अगर हम देखें तो चाहे लोअर टाउन की देख लो और चाहे अपर टाउन की देख लो, जो भी ईंटें बनाई गई है ना, वो एक यूनिफॉर्म शेप में। यूनिफॉर्म शेप का मतलब हमें पूरी हड़प्पा सभ्यता के सेटलमेंट के अंदर सिर्फ 3-4 प्रकार की ईंटें हमें देखने को मिली। इससे एक बात तो साबित होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कोई ना कोई कमांड जरूर देता होगा, क्योंकि अगर एक ही साइड की ईंटें थी तो बनती कहाँ थी, इसको बनाने वाले मेकर्स की सोच क्या थी, है ना, कहाँ पे इसको बनाया जाता था, क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता, तो इसमें थोड़ी बहुत टेक्निक भी हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे हमें सेकंड स्टोरेज बिल्डिंग भी देखने को मिली। हमें ये प्रूफ मिले थे कि सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, और मे भी ऐसा हो सकता है कि सेकंड फ्लोर पे पिलर्स होते होंगे और उन पिलर्स के ऊपर ये लोग घर बना दिया करते होंगे। समय के साथ साथ वो जो लक्कड़ से बने हुए पिलर्स थे वो सड़ गए, गल गए, उड़ गए, तबाह हो गए, लेकिन कहीं कहीं पे उसके थोड़े बहुत निशान बचे हुए हैं, जिससे ये उम्मीद लगाई जा सकती थी कि सेकंड फ्लोर तक अगर सीढ़ियाँ जा रही है तो सेकंड फ्लोर हमें देखने को मिलती थी। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं था, लेकिन सेकंड फ्लोर तो था। दूसरी बात, इनके घरों की खासियत देखो कितनी खतरनाक थी। जैसे आजकल होता है ना, साउथ के घरों के अंदर, पुराने घरों के अंदर आंगन बीच में होता था, घर की सारी एक्टिविटी बीच में की जाती थी, और उसके बाद जो एंट्रेंस गेट होता था, वहां से एंट्रेंस गेट से अंदर तक का कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए आंगन के अंदर, मोहनजोदारो के अंदर जो आंगन होते थे, चाहे वो लोअर टाउन की ले लो चाहे वो अपर टाउन की ले लो, उन आंगन के अंदर कुकिंग का काम, वेविंग का काम, ग्राइंडिंग का काम, उसके बाद मिक्सिंग का काम, ये सारे काम इसके अंदर होते थे। आज की डेट में साउथ के अंदर जो घर बनाए जाते हैं और जो जहाँ पे स्पेस जगह होती है, यूपी साइड में बहुत स्पेस होता है, जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, वो आंगन को बीच में ही रखते हैं। अगर आप देखें, उसमें खाना बनाने का काम आज भी करते हैं। कुछ औरतें सिलाई बुनाई कढ़ाई कर रही है तो वो वहीं करेंगी, कुछ ग्राइंडिंग मसाला पीसने वाला काम वगैरह वगैरह ये सब वहीं होता था, और ये चीज़ आज भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो तो मोस्ट सेंटर ऑन द कोर्ट यार्ड विद रूम ऑफ ऑल साइड, यानी कि वही आंगन बीच में होता था और उसी के साइड में ही सभी लोगों का आपस में घर हमें देखने को मिलता था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एक मैं कह सकता हूँ कि वो उनके आर्किटेक्चर्स को दिखाने की कोशिश करता है। एवरी हाउस हैड बाथरूम विच कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ द स्ट्रीट ड्रेनेज, यानी कि चाहे लोअर टाउन की अपर टाउन का देख लो और चाहे लोअर टाउन का देख लो, हर घर के अंदर अपने खुद के बाथरूम होते थे, और बाथरूम की जो मेन पाइप होती थी, जो टेराकोटा से बनी होती थी, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती थी किससे, वो कनेक्ट होती थी पूरी तरीके से ड्रेनेज पाइप से, ड्रेनेज सिस्टम से, यानी कि मेन नालियों से। नालियों को भी सही तरीके से ईंटों से कवर कर दिया जाता था, ऐसे नहीं रखा जाता था। तो ये कुछ धोलावीरा के अंदर हमें प्रूफ मिले, कुछ हमें नागेश्वर बालाकोट के अंदर प्रूफ मिले। मैंने अपने वीडियो के पहले पार्ट में भी आपको दिखाया था कि इस जगह पे हमें ये प्रूफ देखने को मिले। वैसे मैंने इमेज इस्तेमाल कर दी है ताकि बच्चों को ना थोड़ा बेसिक समझ में आ सके कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो दूसरा, हमने वही सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए कुछ कुछ बिल्डिंग्स मिली, कुछ कुछ हमें क्या कहते हैं सीढ़ियाँ मिली। सभी हाउसेस की ऑफ कोर्स यहाँ पे वॉल्स हमें देखने को मिलती, मैनी हाउसेस हैज वेल। दूसरी बात, 700 कुएं, पानी की कोई कमी नहीं थी उस समय क्योंकि ये नदियों पे ही बसे हुए शहर थे, तो हर किसी घर के अपने खुद के कुएं देखने को मिलते थे, और ये कुएं लगभग मात्रा में 700 पाए गए। 700 कुएं एक गांव के अंदर, जो सबसे पुराना गांव अगर राजस्थान में आज भी कहीं चले जाओ, यूपी में कहीं पे चले जाओ, बिहार में कहीं पे चले जाओ, 700 कुएं तो आज भी आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ हमें प्रूफ मिले थे। थोड़ा बेसिक है जो समझना है आपने। और दूसरा वही कि गलियां जो गलियां थी वो ग्रेडेड पैटर्न में बनी हुई थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है सही श्रेणीबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ को बनाना, तो उसे ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। उसके बाद गलियां एक दूसरे को राइट ट्रायंगुलर काटती थी, तो राइट ट्रायंगुलर आप ये देख सकते हैं ऐसे, ये राइट है कि 90 डिग्री का कौन यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है तो ये 90 डिग्री का कौन बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये है राइट एंगल, और इस हिसाब से गलियों को काटा जाता। आज भी जो प्लॉट बनते हैं ना, वो प्लॉट कहीं ना कहीं मोहनजोदारो से इंस्पायर्ड होकर ही बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे भारत के अंदर इतनी पुरानी स्पेशलिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बेसिक है जो आपने समझना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल बिल्डिंग, अगर सीटाडल की बात करी जाए तो सीटाडल के अंदर ग्रेट बाथटब था मोहनजोदारो का।
जिससे हमें ये समझ में आया कि शायद से रिलीजियस कुछ ना कुछ काम जरूर करते होंगे। मतलब ऐसा नहीं पता चला कि एग्जैक्टली इस भगवान की पूजा करते थे, लेकिन अगर कहीं पे बात टब मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि उनका कहीं ना कहीं रिलीजन कुछ ना कुछ तो दिखाता होगा। आज की डेट में गुरुद्वारे लोग जाते हैं तो उधर भी बात बना रखा है लोगों ने, वहां जाते हैं लोग स्नान करते हैं। आप चले जाओ हरिद्वार तो लोग ग्रेट बाथ टब की तरह ये वो हर की पौड़ी और गंगा वंगा जो वहाँ पे लोग जाते हैं नहाते, फिर वो जल चढ़ाने ऊपर मंदिर में जाते हैं। और ऐसा और भी जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं धर्मों के अंदर होता है। हम अगर इस्लाम धर्म में देख लें तो वो भी हाथ पैर धो के जाते हैं अंदर, सबका सिस्टम अलग अलग है। तो मे बी यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता होगा कि मोहनजोदारो के अंदर अगर ग्रेट बाथ टब हमें देखने को मिला है तो कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्टिविटी जरूर करते होंगे। अच्छा, अब ग्रेट बाथ टब के लिए आपको एनसीईआरटी ने डीप नॉलेज नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब इसमें कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करा गया, इसको कितने कितने हेक्टेयर में बनाया गया, हेक्टर कह रहा हूँ, कितने स्क्वायर मीटर में बनाया गया है, कितनी गहराई बनाई गई है, डेप्थ में नहीं बताया। आप एनआईएस की बुक को उठाओगे तो मे भी शायद से वहाँ आपको ज़्यादा नॉलेज मिले, आप यूपीएससी की बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको ज़्यादा नॉलेज मिले। इसमें कौन से पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है, कौन से मोटार का, कौन से जिप्सम्स का, ये सब थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ने बताया है, जो ऑफकोर्स बेसिक है। ये बहुत अच्छी बात है, इतना भी अगर बच्चों को समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है। तो रिलीजियस फीचर्स हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ओकेजन वहाँ पे होता था, नहीं कौन से भगवान की पूजा हो जाए। और ये फिल्म में दिखाया नहीं गया, मोहनजोदारो की छोटी सी क्लिप मैंने उठाई है, कॉपीराइट क्लेम ना कर दे कोई, लेकिन ऑफकोर्स एजुकेशन पर्पज से है तो लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो रिलीजियस एक्टिविटी वहाँ पे हमें देखने को मिलती थी, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है। अब रिलीजियस एक्टिविटी तो हिंदू लोगों ने कहीं ना कहीं ये बताया कि शायद से शिव की पूजा करते होंगे, है ना, क्योंकि ढूंढा हम लोगों ने तो इसीलिए इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर इस वाटर बॉडी के अंदर पानी को रोका जाता होगा तो रोकने के लिए उन्होंने बताया कि जिप्सम्स का इस्तेमाल करा जाता था, जो आज भी वर्तमान समय पे इस्तेमाल होता है, और उसके बीच में मोटार को भर जाता था। मोटार बोले तो कंकड़ छोटे छोटे होते थे, उन कंकड़ों को ठोक देके जब लोग तो काफ़ी हिस्सा कवर हो जाता है, जिससे पानी ज़मीन के अंदर घुस नहीं सकता है। इसलिए इस वाटर बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं कई हज़ारों लीटर पानी जो है वो स्टोर करके रखते थे, और ये लोग इसमें स्नान करते होंगे। स्नान करने के बाद कोई अनुष्ठान होता था, और साथ साथ में चेंजिंग रूम इसके साथ में होते थे। आप ये देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाने की भी कोशिश करी गई है, चेंजिंग रूम आसपास में ये लोग होते थे। फिर ये लोग कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत अपनी जो पूजा वूजा होती थी वो करते थे। जिप्सम्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, मोटार कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये आपको स्क्रीन पे काफ़ी अच्छी मात्रा में दिख रहा होगा। अब ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स वेल प्लान्ड सिस्टम है ड्रेनेज का। घर के पीछे नालियाँ होती थी, याद रखना, मतलब फ्रंट वाले गेट के अंदर आपको कुछ भी गंदगी नहीं दिखेगी। नालियाँ पीछे वाले गेट से होती थी, सभी की नालियाँ, ताकि गंदी जो चीज़ें होती थी वो लोगों की नज़र में ना आए, तो ये बहुत अच्छी बात थी। दूसरी बात, आप कह सकते हैं कि पाइप जो है वो नालियों से कनेक्ट हो रही है, लेकिन ये मेन नालियाँ मेन नालों में जाके मिलती थी, और फिर आगे एक सोकपिट बनाया जाता था जिससे सारा का सारा पानी जो है वो खत्म हो सके। सीवरेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था, हर जगह ईंटों का इस्तेमाल करा गया था। गलियों के अंदर इन नालियों को कवर करने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल स्लेब के रूप में किया जाता था, ताकि काफ़ी अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये थोड़ा सा फिगर 1.8 में अ ड्रेन इन मोहनजोदारो, नोट द ह्यूज ओपनिंग ऑफ ड्रेन, ये ड्रेनेज सिस्टम का दिखाने की कोशिश करी गई है। इससे ये दिखाई दे रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, कितनी अच्छी तरीके से चैनल्स को बनाया जाता था, ताकि पानी जो है इतना गंदा गलियों में ना फैले। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। हर जगह मोटार, लाइम्स और जिप्सम्स का इस्तेमाल करा गया पत्थरों को जोड़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा बेसिक है। यहाँ पे ज़्यादा बड़े सेटलमेंट्स, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मिली। सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए कुछ कुछ प्रूफ हमें मिले, ज़्यादा नहीं है। आप ये कहो कि हर जगह थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर है, नहीं, कुछ कुछ जगहों पे तो नो लार्ज बिल्डिंग है, इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने जो लिखने की कोशिश करी हुई है, ये मैंने यूपीएससी के पर्पज से निकालने की कोशिश करी है। इसमें लिखा है कालीबंगन, लोथल, सुत कोदा, उसके बाद बनावली एंड धोलावीरा। उसमें क्या क्या हमें देखने को मिला है, जैसे जलकुंड जो है हमें धोलावीरा के अंदर देखने को मिला है। घोड़े की हड्डियां जो है वो हमें कहीं और मिली है। अग्निवेदी, शतरंज का खेल, चावल की भूसी, गोदी वार्ड, मानव निर्मित बंदरगाह, लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डियां, अग्निवेदी, मतलब क्या क्या चीजें हमें अलग अलग जगहों पे मिली है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे काफी बेसिकली पढ़ने की या समझने की कोशिश करी, तो ये बेसिक था। आर्किटेक्चुरल भी था थोड़ा बहुत कि घर वर कैसे बने, वो सब मैंने आपको बता दिया। प्राइवेसी की मेंटेनेंस के लिए भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं फोकस करने की कोशिश करी, वो बहुत अच्छी बात है। ड्रेनेज सिस्टम के बाद हम वही पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।
दिस इज इट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।